friends, welcome to my channel Chemistry Education Point. Today we will talk about the preparation of alkyl halides और haloalkanes. तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम हेलोअल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम अल्केन्स, देन अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, देन फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ओके, so what is generally we write alkane RH। हम जनरली अल्केन को RH के साथ लिखते हैं। अब इसके साथ साथ हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि किस मैकेनिज्म के ऊपर ये जो रिएक्शंस है प्रेपरेशंस बेस्ड होंगी। जब हम अल्कीन्स का पढ़ेंगे तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा, अल्कीन्स को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रूल्स आते हैं, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। सो हियर देखिए, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हमारे पास क्या होता है, मीथेन की जो क्लोरीनेशन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO लाइट की प्रेजेंस में होती है। मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। ये जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर आता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम मीथेन को इस तरह से लिख सकते हैं CH3H RH की फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया R अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें CH3 मिथाइल ग्रुप है, साथ में हाइड्रोजन है। ये यहाँ पर हम क्योंकि HNO की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। CH3 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है और H फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से क्लोरीन के भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल के साथ HCl बना लेता है और CH3Cl बना लेता है। ये जो मेथड है वो जनरली लैब में प्रेफर नहीं किया जाता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इस केस में हमारे पास ऐसा तो होगा नहीं है कि एक ही H फ्री रेडिकल बनाएगा। जब हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, फर्दर एक और H यहाँ से फ्री रेडिकल बना लेता है और क्लोरीन जो पड़े हैं वो फ्री रेडिकल बना लेते हैं। तो ये स्टेप्स जो है वो तब तक चलते रहेंगे जब तक H फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो CH4 + Cl2, यहाँ पर हमारे पास पहले बना CH3Cl + HCl। उसके बाद ये जो CH3Cl है इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया और फिर से HCl बन चुका है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है CH2Cl2। उसके बाद ये जो CH2Cl2 है फिर से एक हाइड्रोजन। ये मतलब प्रोसेस तब तक चल रहा है जब तक पूरे हाइड्रोजन जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ से HCl नहीं बना लिया उन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। अब फिर ये अगर लैब में प्रेफरेबल नहीं है तो ये मेथड कहाँ पर प्रेफरेबल है, इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैन्युफैक्चर स्केल पर ये प्रेफरेबल होता है। तो हमने अभी जैसे कि मीथेन की क्लोरीनेशन का प्रोसेस यहाँ पर किया है। अब हम देखेंगे कि क्या क्लोरीनेशन के अलावा ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन भी सेम प्रोसेस में रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह से हमने क्लोरीनेशन की है सेम उसी तरह से हम ब्रोमिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पास मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बना है वहाँ पर आपको मिथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्लोरीनेशन जो है वो आयोडीनेशन कैसे होती है। चलिए, तो ब्रोमिनेशन का प्रोसेस आप देख सकते हो कि वो सेम वे में होता है हमारे पास। ठीक है, आयोडीनेशन की बात करते हैं। आयोडीनेशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मीथेन की अगर आप आयोडीनेशन करवाओगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो मिथाइल आयोडाइड बनता है उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो HI होता है। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये जो हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बनता है उसको रिड्यूस कर देता है और ये रिएक्शन दोबारा क्या कर देती है, मीथेन बना देती है। फिर इस रिएक्शन को हम किस तरह से करवा सकते हैं, इसको करवाने के लिए हमें यहाँ पर साथ में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं, HNO3, HiO3
जिससे ये रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाती है। तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे CH4 + I2, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HNO3 भी ले सकते हो, ओके। और यहाँ मिथाइल आयोडाइड आपका बन जाएगा और साथ में हमारे पास आयोडीन और वाटर आ जाएगा, तो हमें उस वक्त मिथाइल आयोडाइड मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्लोरीनेशन। देखिए फ्लोरीनेशन जो है सिंपल मीथेन की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। इसमें जो फ्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं, इतनी हीट रिलीज़ करते हैं कि ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, तो फ्लोरीनेशन मीथेन की सिंपल पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे तो फ्लोरीनेशन में हम क्या फिर फ्लोरो मीथेन या मिथाइल फ्लोराइड बना नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास और मेथड होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन है, जिसको हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल देते हैं। उस केस में हम मिथाइल फ्लोराइड बना सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि हम सिंपली जैसे हमारे पास मीथेन होता है उसकी क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन कैसे करवा सकते हैं, लेकिन क्या अगर हमारे पास कोई और रिएक्टेंट आ जाता है जैसे कि प्रोपेन है, क्या उसकी क्लोरीनेशन सेम होएगी? क्या उसका प्रोडक्ट सेम बनेंगे या फिर उसमें कुछ मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे? तो आज हमने वही अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मीथेन है। मीथेन के केस में हमारे पास दो तरह के कार्बन्स आ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस केस में क्या होता है, जब हम इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो सेकेंडरी और एक प्राइमरी पे जाकर क्लोरीन लगा है, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक प्राइमरी को रिमूव करके। तो जैसे कि हमें पता है कि मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। अब मिक्स प्रोडक्ट्स में हमें मेजर जो है हेलोल्केन कौन से मिलने वाला है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उस रूल को आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमारे पास सेकेंडरी जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, 55% इसकी यील्ड रहती है, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा है प्राइमरी वाला वो थोड़ा कम रह रहा है। अब ये डिपेंड क्या किस बात पे कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी आप लोगों को पता ही है, सेम कार्बोकटाइन के बेसिस पे होती है कि टर्शरी फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोकटाइन्स हो गए, कार्बोनाइन्स हो गए, फ्री रेडिकल्स हो गए, ये सब इंटरमीडिएट्स होते हैं। जितने स्टेबल इंटरमीडिएट्स होंगे उतना ही स्टेबल हमारा प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स टू से अगर हमारा सेकेंडरी यहाँ पर फ्री रेडिकल जो बनेगा सेकेंडरी, वो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा, ओके। ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस केस को फ्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्या उस केस में भी ऐसा ही होगा? क्या उस केस में भी हमारा मेजर प्रोडक्ट सेकेंडरी वाला बनेगा या फिर प्राइमरी वाला बनेगा? तो उस केस में हम बात करते हैं सिलेक्टिविटी की, ठीक है, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। अब ये सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या होता है हमारा, अब मेन टॉपिक यही है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है सेकेंडरी हमारा बन रहा है, फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम उसको ऑप्ट करके आ जाते हैं ऑप्शंस में। बट हमें ये भी सोचना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता है। चलो हम उसे डिस्कस करते हैं कि ये सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने अगेन प्रोपेन लिया है, उसकी फ्लोरीनेशन करवाई है। फ्लोरीनेशन करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो इस केस में क्या होगा, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक तो सेकेंडरी वाला और एक प्राइमरी वाला। बट इस केस में जो सेकेंडरी वाला है वो माइनर है और प्राइमरी वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके रीज़न ये है कि हमारे पास फ्लोरीन जो है या जो फ्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा बहुत ही ज़्यादा वो फास्ट रिएक्शन करेगा, और इतनी फास्ट रिएक्शन करेगा उतनी उसकी लीस्ट सिलेक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब है अब ऑर्डर जो है हमारा क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
रिएक्टिव के बेसिस पे ये होता है ना, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसका मतलब अगर फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लीस्ट सिलेक्टिव होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लीस्ट सिलेक्टिव होती है। तो इस केस में हमारा जो ट्रेंड है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, वो उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी ज़्यादा देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अब इसका एक और रीज़न ले लेते हैं कि जहाँ पर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वहाँ पर फ्लोरीन जाकर रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता है कि मैंने पहले सिलेक्ट करना है कौन सा टर्शरी है कौन सा सेकेंडरी है, क्योंकि उसे सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, वो सीधे ही प्राइमरी पर जाकर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीरिक हिंड्रेंस को कैसे ले रहे हैं। मैंने प्रोपेन को इसे ना ओपन करके लिखा है, आप देख सकते हो मैंने प्रोपेन को ओपन करके लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप देख सकते हो जो सेकेंडरी वाली कार्बन है वो एक्चुअली हिंडर हो रही है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस शो हो रही है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन प्राइमरी वाली कार्बन पर अटैक करना प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी। प्रेफर क्या करेगा, वो रिएक्टिव है तो वो सीधा ही प्राइमरी पर अटैक करेगा। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी रूल, ठीक है, मतलब ये लेस सिलेक्टिव है और मोर रिएक्टिव है। अब क्या यही केस ब्रोमिनेशन में भी होगा? देखिए ब्रोमिनेशन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ब्रोमिनेशन पीछे की तरफ है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, ये सिलेक्ट कर कर ही अटैक करेगा, ये सिलेक्ट करेगा कि पहले कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमारे इस केस में हम एक एग्जांपल इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर बता रही हूँ इस केस को हम ब्रोमिनेशन के साथ कैसे ले सकते हैं। ब्रोमिनेशन हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो ये सिलेक्टिव होगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसे कंसीडर की है, यहाँ पर मैंने टर्शरी कार्बन ली है और उसके आसपास हमने प्राइमरी कार्बन ले लिए हैं। अब फ्लोरिनेशन जो प्रोसेस होगा उसमें तो आपको पता चल गया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जिस केस में हमारे पास प्राइमरी कार्बन होगी, तो वो किसी भी प्राइमरी कार्बन पर आकर अटैक कर देगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, ब्रोमिनेशन लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये पहले सोचेगा अकॉर्डिंग टू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सोचेगा कि टर्शरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ज़्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी या फिर प्राइमरी। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में टर्शरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस केस में ये टर्शरी वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है वो बेचारा बीच में कहीं गुम हो गया है, उसको ये नहीं पता है कि अब वो सिलेक्टिविटी की तरफ जाए या रिएक्टिविटी की तरफ जाए, तो वो बीच में होता है। अब इस केस में हमें एक कंसेप्ट मेन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सिलेक्टिविटी रेशो। अब ये सिलेक्टिविटी रेशो क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो ये है हमारी सिलेक्टिविटी रेशो फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो टर्शरी के केस में हमें रेशो 5 लेनी होती है, सेकेंडरी में 3.8 और प्राइमरी केस में 1। क्लोरीन का आप देखो मेन, ब्रोमीन का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 5, 3.8 और 1। अब अगर हमें क्लोरीन की कहीं पर बात करनी है कि क्या वो प्राइमरी पर अटैक करेगा सेकेंडरी पे या फिर टर्शरी पर, वो हम डिपेंड करेगा कि इसकी सिलेक्टिविटी रेशो क्या आ रही है। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से हम इसको क्लोरीन का जो मेन या मेजर प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। चलिए देखिए ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास हर तरह के यहाँ पर कार्बन जो हैं वो हैं। आप देखो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी भी और टर्शरी कार्बन भी है। इस एग्जांपल में हमने इसकी क्लोरीनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप किस तरह से क्लोरीनेशन करवाओगे ये डिपेंड करेगा सिलेक्टिविटी रूल के ऊपर या सिलेक्टिविटी रेशो के ऊपर, और कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस बात पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर वैसे आप सोचोगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे आप टर्शरी, 2 तरह के प्रोडक्ट आप इसमें ले सकते हो। पहले तो आप टर्शरी पर लोगे, एक क्लोरीन लगा दिया, दूसरा आप प्राइमरी के केस पे क्लोरीन लगा दिया, है ना। यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, या फिर आप इधर भी हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे भी क्लोरीन लगा सकते हो। अब होगा क्या, हमें सिलेक्टिविटी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सिलेक्टिविटी रेशो के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर पहले आप प्राइमरी की कितनी हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी में कितने टोटल हाइड्रोजन्स हैं आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 3, 3, 6 एंड 3, 9 हाइड्रोजन्स हैं। तो आप यहाँ पर साइड पर लिख लीजिए, हमारे पास 9 हाइड्रोजन्स हैं प्राइमरी के केस में।
सेकेंडरी के केस में आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप साइड पे लिख लीजिए कि सेकेंडरी के केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। टर्शरी के केस में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, तो टर्शरी के केस में आप एक हाइड्रोजन लिख लीजिए। अब जहाँ पर मैंने आपको सेलेक्टिविटी रेशो बताई थी, आप देख सकते हो पीछे से, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और देखिए, वहाँ पर मैंने बताया था कि टर्शरी के लिए रेशो 5 होती है, सेकेंडरी के लिए 3.8 होती है और प्राइमरी के लिए 1 होती है। आपके पास जितने भी हाइड्रोजन्स थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के साथ, आपको सेलेक्टिविटी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो ज़्यादा नंबर आएगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास आप देख सकते हो कि प्राइमरी के केस में 9 हाइड्रोजन्स थे, हमने मल्टीप्लाई 1 किया तो 9 आ गया। सेकेंडरी के केस में 2 हाइड्रोजन्स थे, हमने मल्टीप्लाई 3.8 किया 7.6 आ गया। टर्शरी केस में हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 आ गया। आपको बस एक छोटी सी ये रेशो जो है वो याद रखनी पड़ेगी। इस तरह से आपके पास जो नंबर आएगा, इसका मतलब आप किसको प्रेफर करोगे, आप प्राइमरी को प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर ही ज़्यादातर मिस्टेक रहती है बच्चों की। वो क्लोरीनेशन का प्रोसेस करवाने जाते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो मेजर प्रोडक्ट वो यहाँ पर टिक करके आ जाते हैं, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट है। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेलेक्टिविटी रेशो पर डिपेंड करता है और हमारा मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। होप सो आपको ये सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।